9 के विज्ञान के अध्याय नंबर 1 को, जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, या वे सारी चीजें जिसमें आयतन एवं द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि किसी चीज को पदार्थ कहने के लिए उसमें आयतन होना चाहिए और साथ ही साथ द्रव्यमान होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात साधारण भाषा में किसी वस्तु का जो वजन होता है उसे ही उसका द्रव्यमान कहते हैं। आयतन किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी पदार्थ आप कहीं भी देखो वह कुछ स्थान घेरती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसका आयतन कहते हैं। हमें यहाँ पर एक और चीज पढ़ना है, वह है मात्रक। मात्रक क्या होता है? तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हम जिस राशि का उपयोग करते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं। मात्रक की परिभाषा क्या है? किसी भी वस्तु की मात्रा को मापने का जो साधन होता है उसे हम मात्रक कहते हैं। एसआई मात्रक विश्व स्तर पर जिस मात्रक का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम एसआई पद्धति का मात्रक कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई पद्धति द्वारा कुछ भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें हमें याद कर लेना है वह इस प्रकार है। तापमान केल्विन, लंबाई मीटर, संहति यानी कि मात्रा का जो एसआई मात्रक है वह है केजी, भार न्यूटन, आयतन मीटर क्यूब, घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दाब पास्कल। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर तथा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। इस अध्याय में हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। यह कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए यदि आप पोटेशियम परमैंगनेट के थोड़े से क्रिस्टल को पानी में डालते हैं तो ये पूरे पानी को रंगीन बना देता है। इसी प्रकार यदि हम डेटॉल की थोड़ी सी मात्रा को पानी में डालते हैं तो ये पूरे डेटॉल को गंध वाला बना देता है। नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अर्थात जो पदार्थ के कण होते हैं उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो भाई कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? सबसे पहला, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। मतलब जो पदार्थ के कण है उसके बीच में खाली स्थान होता है। दूसरा पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली स्थान होता है। पदार्थ के कणों बीच जो खाली स्थान होता है इसे अंतर आणविक स्थान कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम थोड़े से नमक को लेकर के पानी में घुलाते हैं तो नमक पूरी तरीके से पानी में घुल मिल जाता है और जो पानी है उसका स्तर भी नहीं बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो नमक के कण हैं वो पानी के कण के बीच में समा जाते हैं। इसका मतलब कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। अर्थात जो ये कण हैं वो लगातार गतिशील होते हैं जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ताप के बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तीसरा,
पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। इस बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। इस बल के कारण ही पदार्थ के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विसरण। दो भिन्न पदार्थों के कणों का एक दूसरे के साथ अपने आप मिल जाना विसरण कहलाता है। इसका मतलब है कि जो अलग अलग पदार्थ हैं वो एक दूसरे से घुल मिल भी सकते हैं। इसे ही हम लोग विसरण कहते हैं। तो इसका एक उदाहरण देख सकते हैं। जब पानी में नील का कुछ बूंद डालते हैं या इंक का कुछ बूंद डालते हैं तो वह पूरी तरीके से पानी में घुल मिल जाता है। यह विसरण का उदाहरण हुआ। इसी के साथ जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो गंध है वह पूरे कमरे में फैल जाता है। यह भी विसरण का उदाहरण है। विसरण का कुछ और उदाहरण, वातावरण में जो गैस होते हैं वे विसरित होकर जल में घुल जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन तथा CO2 का जल में घुला होना, जिसके कारण जलीय जंतु तथा पौधे उसका उपयोग कर पाते हैं। विसरण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि उनमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है। गैसों में गैस का विसरण का दर सबसे अधिक होता है क्योंकि उनके बीच सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है। कहने का मतलब है कि जब एक गैस को दूसरे गैस में मिलाया जाए तो आसानी से घुल मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वह उसके कणों के विशेषताओं के कारण होता है। इसका अर्थ है कि उसके कण किस प्रकार से अरेंज्ड हैं, किस प्रकार से सजे हुए हैं, उस आधार पर ये अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। जैसे कि इस आधार पर पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव तथा तीसरा है गैस। पहला, ठोस अवस्था। ठोस का आकार तथा आयतन निश्चित होता है। जैसे एक टेबल का जो आकार है वो हमेशा निश्चित होगा और उसका आयतन भी हमेशा निश्चित होगा। ठोस अवस्था में कणों के बीच का स्थान बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि ठोस के जो कण है वो एकदम पास पास होते हैं। इस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसका मतलब है कि ठोस में जो कण है वो पास पास होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को काफी बल से खींचते हैं। ठोस दृढ़ होते हैं, अर्थात बाहरी बल लगाने पर भी ठोस का आकार नहीं बदलता। जैसे मैंने टेबल बताया था, क्या टेबल का आकार बाहरी बल लगाने पर बदलेगा? उत्तर है नहीं। इसका मतलब यह क्या है? दृढ़ है। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है। इसका मतलब है ठोस में दबाव डालकर उसके कणों को पास पास नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब है कि ठोस संपीड्य नहीं होते हैं। संपीड्यता का मतलब ही होता है कि कणों पर दबाव डालकर उसको पास पास लाना। ठोस के उदाहरण लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ इत्यादि। दूसरा है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित कहने का मतलब है कि द्रव को किसी भी बर्तन में रखा जाए उसका जितना आयतन होगा उतना ही रहेगा, न कम होगा न अधिक होगा। द्रव का आकार अनिश्चित कहने का मतलब है कि द्रव को जिस बर्तन में आप रख दो वह उसी का आकार ले लेता है। द्रव के कणों के बीच स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल
ठोस की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि जो द्रव है उसमें कण थोड़े दूर दूर होते हैं, जिस कारण उनके बीच में आकर्षण बल कम पाया जाता है। द्रव के कणों की गति का दर ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। द्रव का एक और विशेष गुण होता है कि इसमें बहने का गुण पाया जाता है। द्रव तरल होते हैं। द्रव का उदाहरण जल, दूध, पारा इत्यादि। गैसीय अवस्था, गैस का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। इसका मतलब है कि गैस को जिस पात्र में भी रखा जाए वह उस पात्र का ही आयतन ले लेता है, मतलब उस पात्र में पूरे तरीके से फैल जाता है और उसी का आयतन भी ले लेता है और उसी का आकार भी ले लेता है। गैसीय अवस्था में कणों के बीच का जो स्थान है वह ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं के अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इसका मतलब जो गैस के कण हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। गैसीय अवस्था में कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत कम होता है। अब यह क्यों कम होता है? क्योंकि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, इस कारण से उनके बीच बहुत कम आकर्षण बल लगता है। इस अवस्था में कणों की गति का दर बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि गैसों के कण सभी दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है उसके दीवारों पर ये दाब लगाते हैं। गैस में भी द्रवों की भांति बहने का गुण होता है। गैसों की संपीड्यता ठोसों और द्रवों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इसका मतलब है कि गैस को बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। गैस का उदाहरण है वायु। पदार्थ के बीच रिक्त स्थान का बढ़ता हुआ क्रम ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम गैस, द्रव, ठोस। कणों के बीच गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ठोस, द्रव, गैस। गैसों की संपीड्यता ठोसों और द्रवों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है और यही कारण है कि गैस के अत्यधिक आयतन को भी एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित करके यानी कि दबाव डाल करके भरा जा सकता है। उदाहरण के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन सिलेंडर तथा वाहनों में प्रयुक्त किया जाने वाला संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी इसी का उदाहरण है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। एक ही पदार्थ विभिन्न अवस्थाओं में रह सकता है। उदाहरण के लिए जल, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर यह ठोस के रूप में पाया जाता है, यानी कि बर्फ के रूप में पाया जाता है। द्रव कमरे के ताप पर यानी कि लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर यह द्रव यानी पानी के रूप में पाया जाता है। गैस 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर यह वाष्प के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जल तीनों अवस्थाओं में मिलता है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन 2 प्रकार से कराया जा सकता है। पहला ताप में परिवर्तन के द्वारा, दूसरा दाब में परिवर्तन के द्वारा। ताप में परिवर्तन के द्वारा अवस्था परिवर्तन। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करता है, जिससे उसका ताप बढ़ता है। ताप बढ़ने के कारण ठोस के कण स्वतंत्र होना शुरू हो जाते हैं। ठोस का ताप
बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि ठोस द्रव में बदलने लगता है। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में हम बर्फ को गर्म करते हैं यानी कि उसमें ऊष्मा देते हैं। जब बर्फ में ऊष्मा दिया जाता है तब भी उसका ताप में कोई बदलाव नहीं देखा जाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह सारा ऊष्मा बर्फ से पानी में बदलने में खर्च हो जाता है। चूंकि यह ऊष्मा देखा नहीं जा सकता इसलिए इसे गुप्त ऊष्मा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की ऊष्मा को संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट के नाम से जानते हैं। संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा की परिभाषा, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना, जब द्रव को ऊष्मीय ऊर्जा दिया जाता है तो द्रव के कण तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे एक दूसरे के आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र होना शुरू हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, इस परिभाषा को आपको याद कर लेना है। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 373 केल्विन तापमान पर वाष्प के कणों की उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्प के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि पदार्थ को गर्म करके अथवा ठंडा करके उसके अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ताप के द्वारा किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को हम इस प्रकार देख सकते हैं। ठोस अवस्था को गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था, द्रव को गर्म करते हैं तो गैसीय अवस्था में बदलता है। वापस से गैसीय अवस्था को ठंडा करने पर द्रव अवस्था और द्रव को ठंडा करने पर ठोस अवस्था में बदलता है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए यह सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन तथा कपूर। संघनन, गैस से द्रव बनने की घटना को संघनन कहते हैं। इस चित्र में हम पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के अंतरा रूपांतरण को देख सकते हैं। द्रव से गैस, गैस से ठोस और ठोस से द्रव। द्रव से गैस में बदलने को वाष्पीकरण कहते हैं और गैस से द्रव में बदलने को संघनन।
जबकि गैस से ठोस में बदलने को निक्षेपण कहते हैं और ठोस से गैस में बदलने को ऊर्ध्वपातन। ठोस से द्रव में बदलने को संगलन कहते हैं और द्रव से ठोस में बदलने को जमना कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दाब के कारण पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। जब पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं तो यह ठोस रूप में होता है। जब यह कण कुछ दूर होते हैं तो यह द्रव रूप में होता है और जब ये कण काफी दूर दूर होते हैं तब यह गैस के रूप में पाया जाता है। दाब लगाने पर कणों के बीच की दूरी घट जाती है जिससे वह एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पहुंच जाता है। दाब लगाने पर गैस द्रव में बदल जाता है। कहने का मतलब है जब गैस पर दाब लगाया जाता है तो उसके कण जो काफी दूर दूर होते हैं वह दाब लगने के कारण पास पास आ जाते हैं जिससे यह द्रव में बदल जाता है। किसी सिलेंडर में गैस को भरने के लिए दाब बढ़ा दिया जाता है जिससे गैस संपीड़ित हो जाता है एवं द्रव रूप में सिलेंडर में भरा जाता है, जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न आता है, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण इसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर ऊर्ध्वपातन होता है जिसमें ठोस CO2 सीधे गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वह द्रव अवस्था में नहीं आता है। एटमॉस्फेयर ATM गैस के दाब के मापन का मात्रक है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुना 10⁵ पास्कल होता है। वायुमंडल में वायु का दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब के नाम से भी जाना जाता है। वाष्पीकरण परिभाषा क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जब किसी पदार्थ को बिना गर्म किए ही वह स्वतः वाष्प के रूप में बदलना शुरू हो जाता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला, सतह का क्षेत्रफल। दूसरा, तापमान। तीसरा, वायुमंडल की आर्द्रता। चौथा, वायु की गति। पहला, सतह का क्षेत्रफल। द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। जैसे जब चाय को कप के बजाय प्लेट में रखा जाए तो वह जल्दी ठंडा हो जाता है क्योंकि प्लेट का सतह का क्षेत्रफल कप से ज्यादा होता है। वातावरण का तापमान। वातावरण के तापमान के बढ़ने के कारण कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि गर्मियों में गीले कपड़े तथा फर्श पर पड़ा पानी सर्दियों की अपेक्षा जल्दी सूख जाता है क्योंकि गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है। वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को वायु की आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता अर्थात नमी बढ़ने पर वाष्पीकरण का दर घट जाता है। यही कारण है कि बादलों वाले या वर्षा के दिन में गीले कपड़े देर से सूखते हैं। चौथा है वायु की गति। वायु का प्रवाह तेज होने पर वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है।
यही कारण है कि तेज हवा चलने पर गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है, मतलब जब भी वाष्पीकरण होता है तो वहां पर ठंडक महसूस होता है। तो भाई ऐसा क्यों होता है? तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है? जब किसी द्रव में वाष्पीकरण होता है तो उस दौरान उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिसे पुनः प्राप्त करने के लिए वह अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करता है। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण वहां पर शीतलता आती है। इसलिए हम कहते हैं कि वाष्पीकरण के बाद शीतलता आती है। उदाहरण, एसीटोन को हथेली पर रखने पर ठंडक महसूस क्यों होता है? जब एसीटोन यानी कि नाखून पॉलिश को हटाने वाला द्रव, या इसे थिनर के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, इसको हथेली पर लगाने पर इसके कण आपकी हथेली से ऊष्मीय ऊर्जा को लेकर वाष्पीकृत हो जाते हैं। हथेली से ऊष्मा निकलने के कारण हथेली पर ठंडक महसूस होता है। प्रश्न, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? इसका सीधा सा उत्तर है कि गर्मियों में हमें ठंडक महसूस हो, इसलिए सूती वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन इसका उत्तर हमें डिटेल में करना होगा, जो इस प्रकार है। गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है। पसीने का जो द्रव है उसके कण हमारे शरीर से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित कर ली जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है या फिर कहें ठंडा हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इनमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।